नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकेश राजपूत शो। और आज इस शो में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप का जाना पहचाना चेहरा, जाने पहचाने नेता अक्सर आप टीवी पे देखते रहते हैं और एक ऐसे नेता जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद है कृष्णपाल गुर्जर साहब से। अब फिर से आप सांसद के तौर पे मैदान में हैं और जो आपका नारा है इस बार वो है 10 लाख पार। मोदी साहब ने जो नारा दिया है वो है 400 पार। तो ये 10 लाख पार जो है ये क्या है, इसको मैं समझना चाहूँगा। राजपूत जी, ये मैंने नहीं, ये क्षेत्र की 36 बिरादरी का नारा है। अच्छा। कि पिछली बार हम लगभग 6,38,000 से अधिक मतों से क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद से जीत दर्ज कराई थी, जो देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीत थी। इस बार मोदी जी के प्रति लगातार जो भरोसा, दुनिया का तो बढ़ी रहा लेकिन देश में भी जो भरोसा बढ़ रहा है वो देखते हुए बनता है। तो उस भरोसे पर लोगों ने इस बार नारा दिया है कि इस बार फरीदाबाद से हम भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे। ये लोगों का संकल्प है। पिछली बार की बात करें 2019 की, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि अक्सर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन पिछली बार ऐसी मोदी की लहर थी कि लोग कह रहे थे कि इस बार सांसदों ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना, बल्कि प्रधानमंत्री की वजह से सांसद चुन के आ गए। इस बार भी वो लहर है। देखिए, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमको मोदी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व मिला है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती कि हमारे पास एक सक्षम, एक मजबूत और लोगों के दिल में जो जिसने भरोसा जीता है, ऐसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है। इसलिए जहां ऐसा सक्षम और मजबूत नेतृत्व जिसकी लोकप्रियता का दूर दूर तक कोई मुकाबला ना हो, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और हमको ऐसे नेतृत्व पर गर्व है जो पार्टी को भी जिताता है, सांसदों को भी जिताता है और विरोध में दूर दूर तक कोई मुकाबले में नजर नहीं आता। उनके पास है ऐसा नेतृत्व जो अतीत में जिनके चेहरों पर घोटालों की कालिक पुती हुई है, जिन्होंने देश को दुनिया में बदनाम किया, एक कलंकित नेतृत्व उनके पास है जो उनको कभी सफलता के नहीं दिला सकता। तो इसलिए हमारे पास तो ऐसा सक्षम और मजबूत नेतृत्व है जो देश को भी आगे बढ़ा रहा है, पार्टी को भी आगे बढ़ा रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ा रहा है। जो यूपीए की सरकार थी 14 तक, उसमें जो उनके घटक दल थे उन पर लगातार आरोप लगते रहे, घोटालों के, जेल भी जाते रहे। अब उसी यूपीए की सरकार में से जो कुछ भाषण हैं जैसे मनमोहन सिंह के, वो निकल के सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उन भाषणों को लेकर जनसभाओं में टिप्पणी करते हैं। ख़ास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है, कांग्रेस उसकी हितैषी है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी ठीक कह रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है आप देखेंगे, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेके मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक अल्पसंख्यक समुदाय का है, यानी कि दूसरे जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, यानी कि मतलब उनका कोई हक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अगर पहला हक होगा तो गरीब का होगा, वो आदिवासी का होगा, वो पिछड़े का होगा, वो अनुसूचित जनजाति का होगा। तो सोच में फर्क देखिए, अगर गरीब की बात आती है तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। अगर एक खास पर्टिकुलर अल्पसंख्यक कहेंगे, उसमें भी जो कहा है अल्पसंख्यक में भी खास तौर से मुसलमानों का,
तो ये भाषा किसी प्रधानमंत्री की ठीक नहीं है। ये देश को तुष्टीकरण की तरफ ये भाषा, और हमेशा कांग्रेस का, हमेशा देखिए उसने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिसके कारण इस देश के समाज को बांटने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, अगर किसी पार्टी के नेतृत्व ने किया है, तो वो कांग्रेस ने किया जी। और फिर जो आपके विरोधी हैं उनका ये कहना रहता है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर एनडीए को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है, तो वो माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस के एक जो एनआरआई के जो काम देखते हैं, सैम पित्रोदा, उस पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा, वो कहता है कि ये विरासत का जो कानून है दुनिया के कई देशों में, ये भारत में भी इसके पर विचार करना चाहिए। इसका मतलब है जो लोग दिन रात मेहनत कर कर अपने बच्चों का पेट काट कर अपने बच्चों के लिए संपत्ति अर्जित करते हैं, अपनी पत्नियों के लिए जेवर अर्जित करते हैं, यानी कि अगर घर का मुखिया की अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आधी संपत्ति उसमें सरकार लेकर दूसरे लोगों को बांट देगी, ये कहाँ का न्याय है? जिस आदमियों ने दिन रात मेहनत कर कर अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, अपने परिवार के लिए संसाधन जुटाए हैं, उसकी मृत्यु पर उनकी संपत्ति को आप सरकार हजम कर लेगी, तो ये न्याय नहीं है। ये उन लोगों के लिए अन्याय है जो मेहनत कर कर सिर्फ ना परिवार को खड़ा करते हैं बल्कि देश की को खड़ा करने में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन ये जो विरासत वाला कानून था, इसको तो राजीव गांधी की जब सरकार थी उस वक्त वापस लिया गया। उस पर फिर आरोप ये लगते हैं कि ये इसलिए वापस लिया गया क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने संपत्ति अर्जित की थी या नेहरू की जो संपत्ति थी उसको हाथ से ना जाने दिया जाए। देखिए, इसलिए तो है ना, जब इनको अपनी संपत्ति बचानी हो तब तो एक कानून वापस ले लेते हैं, जब दूसरों की पूंजी को अगर छीनना हो तो उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं। तो इनका दोगला चरित्र है, अपने लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है। राम नाम की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, और तापमान क्योंकि बढ़ रहा है तो यहाँ से निकल के थोड़ा सा बाहर चलेंगे और जो आपका इलाका है उसकी भी बात करेंगे। तो आइए बाहर चलते हैं। बात राम की करने वाले हैं। राम का हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को सहारा रहा है। राम नाम पर सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, लाल कृष्ण आडवाणी आए, आप लोगों की सरकार बनी, कभी 13 दिन चली, कभी 13 महीने चली, कभी कार्यकाल पूरा हुआ। तो उस वक्त राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था गर्म था, हर एक घर से ईंट दी जा रही थी, एक सरिया दिया जा रहा था। अब राम मंदिर बन गया है तो विरोधी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर वाला जो कार्य था वो तो पूरा हो चुका, अब उसके नाम पर वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का प्रतीक है। राम हमारा आदर्श है, राम के प्रतिचिह्नों पर चलकर देश आगे बढ़ता है, हमारी सनातन संस्कृति पनपती है। तो राम हमारा आदर्श है, कभी चुनावी मुद्दा हमारा नहीं रहा। और हमारा वैचारिक संकल्प जो जनसंघ से लेके अब तक चले आ रहे हैं उनमें राम मंदिर हमारा वैचारिक संकल्प था। तो हमारा वैचारिक संकल्प हमको देश के लोगों ने मौका दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना वैचारिक संकल्प जो जनसंघ से लेके शुरू हुआ था उसको पूरा करने का सौभाग्य हमको मिला, तो हमारा एक वैचारिक संकल्प पूरा हुआ। जी। दूसरा जो अब सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, जिस मुद्दे को लेकर वोट मांग रही है, वो धारा 370 का जो मुद्दा है उसको आप बार बार जनता के समक्ष लेके आते हैं कि हमने धारा 370 खत्म कर दी कश्मीर से, और एक बड़ी अचीवमेंट है। इसमें जो खड़गे साहब हैं वो कहते हैं कि धारा 370 ख़त्म कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये धारा 370 की जो बात है ये आप कश्मीर में जाके करो, साउथ में जाके क्यों करते हो, बिहार में क्यों करते हो, उत्तर प्रदेश में क्यों करते हो, इसके क्या मायने हैं? कश्मीर के लोग जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ धारा 370 के कारण नहीं उठा पाते थे, वो हमारा वैचारिक संकल्प था। जब भी देश के लोग हमको मौका देंगे तो हम 370 को समाप्त करेंगे और देश में एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे।
ये हमारा पहले से वैचारिक संकल्प था, इसलिए इसमें साउथ की बात और कश्मीर की बात नहीं है। वो हर आत्मा में बसा हुआ मुद्दा था कि हमारे देश में एक हिस्सा ऐसा है जहां दो तरह के कानून चलते हैं, जहां दो तरह के झंडे चलते हैं, दो तरह के निशान होते हैं, जहां तिरंगा फहराने में लोगों को हिचक आती हो। तो ये हमारा वैचारिक संकल्प था और हमको गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा अपना वैचारिक संकल्प पूरा किया। जी, ये जो संकल्प थे, दो बड़े संकल्प भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और आप जैसे नेता जो संघ में रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहे होंगे, उस वक्त से ही शायद आप वॉल राइटिंग करते होंगे। जी। धारा 370 को हटाना है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष पूछा एक करता देश में था दो विधान, दो कि संविधान, तारीख कब दो बताएंगे, निशान, नहीं चलेंगे, है नहीं ना। आप चलेंगे। कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। तो वो तारीख भी आ गई। अब तो सब कुछ हो गया, रामलला जी विराजमान हो गए। ऐसे हम कहते थे एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज वो भी पूरा कर दिया। तो अब ये सारी चीजें आपने पूरी कर दी, 10 साल सत्ता के भी दे दिए, राहुल गांधी को पप्पू भी बना दिया। तो अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप और 5 साल मांग रहे हैं, या 2047 का मैप आप लेकर चल रहे हैं? इस देश ने अस्थिर सरकारों का खामियाजा भुगता है, कमजोर प्रधानमंत्रियों का भी खामियाजा इस देश ने एक लंबे कार्यकाल तक भुगता, 10 साल तक, जब देश में लगभग 20 लाख करोड़ के घोटाले हुए, देश की संपत्ति को लूटा गया और उनको जेलों में जाना पड़ा। आज अधिकतर विपक्ष के नेता बेल पर हैं और उस समय अनिर्णायक सरकार थी, निर्णयों में सालों सालों की देरी होती थी, सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे, बैंक एनपीए हो गए थे, देश अस्थिरता के दौर में चला गया था, देश के लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से टूट गया था, नेताओं से। लेकिन उस समय एक उम्मीद बनकर नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में आए और वो उम्मीद लोगों की जगी और उस उम्मीद पर मोदी जी खरे उतरे। जो देश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में 11वें नंबर से 11वें नंबर पर ही रही, ये मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, निर्णायक सरकार, तेजी से विकास, ये उसके कारण है कि आज 10 सालों में भारत 11वीं से आज दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया है। और अगले 3 साल में, मैं नहीं कहता, आप दुनिया के आप आर्टिकल पढ़िए अर्थशास्त्रियों के, वो क्या कहते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करती है, उसके मॉर्गन स्टैनली के आप वर्जन देखिए, आप ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़िए, मॉर्गन स्टैनली के, और आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अभी सबसे पसंदीदा उन्होंने बताया जो मॉर्गन स्टैनली वाले हैं कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, कि अगले 3 साल में अगर भारत की आर्थिक रफ्तार यही रही तो भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बहुत जल्दी बनने वाला है। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेगा। और जब 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत का ये चहुमुखी विकास, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो भारत की विकास की गति कितनी तेज होगी, इसकी जरा कल्पना कीजिए। और यही नहीं, आप देखिए, अगर अमेरिका की रेटिंग एजेंसी जो दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता का सर्वे करती है, 3 साल से लगातार उसकी सर्वे ये कह रहा है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये देश के लिए गर्व की बात है। जी, अब हमारे लिए भी गर्व की बात है। आपने बताया कि जो अच्छी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो भी बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो विपक्ष के तौर पर आप विपक्ष के नेता में किसको देखते हैं? क्योंकि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहुत सारे चेहरे हैं, हालांकि एनडीए में भी पार्टीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चेहरा वहाँ पे नरेंद्र मोदी है। मैं राजपूत जी ये कहता हूँ, लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए और सत्ता पक्ष के चेहरे के सामने विपक्ष का चेहरा भी लोगों के सामने आना चाहिए। मोदी नहीं तो कौन? क्या आज देश में दिखता है आपको? विपक्ष ने कोई अपना नेता तय किया है क्या? देश के लोगों को बता रहे हैं कि मोदी की जगह हमारा ये नेता होगा, तो लोगों को अंधकार में कैसे रहेंगे लोग?
लोगों को स्पष्ट उनमें हिम्मत है, तो मोदी के सामने आज ही चुनाव में उनको अपना नेता बताना चाहिए था कि अगर हमको मौका मिलेगा तो ये नेता होगा। लेकिन ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नीति है, ना उनका कुछ करने की नीयत है। ऐसे कहते हैं कि आप लोगों ने डरा दिया है, जो विपक्ष है उसको डरा दिया है। उनको ईडी का आप डर दिखाते हैं, उनको सीबीआई का डर दिखाते हैं। जो भी ज़रा सी कुछ बोलता है तो उनकी फाइल्स तैयार हैं और किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल में तो डाल दिया। आदमी को डराते हैं उसके काले कारनामे जो उन्होंने लूट मचाई है। आज ईमानदार आदमी को कौन डरा सकता है? आज इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। किसके मन में भय है? भय उन्हीं के मन में है जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने गैर कानूनी काम किए। तो उनमें तो भय रहेगा और देश के लिए उनमें भय रहना भी चाहिए कि आगे कोई देश के साथ जो इन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटाले किए थे वो ना कर पाए, ये भय रहना चाहिए। और देखिए एक बात नहीं, जो भय है ना वो ज़्यादा समय तक शांति नहीं रह सकता। आप पाकिस्तान में भय का वातावरण है, क्या वहाँ शांति है? शांति के लिए चाहिए सौहार्द का वातावरण। लंबे समय तक शांति सौहार्द के वातावरण रह सकती है और मोदी जी ने इस सौहार्द का वातावरण देश में बनाया है, इसलिए यहाँ शांति है। आज इंटरनल सिक्योरिटी देखिए, आज कहीं दंगा है, आज कहीं कर्फ्यू है, आज बम ब्लास्ट है, आज कहीं लावारिस वस्तु है। यह आंतरिक सुरक्षा मजबूत की है मोदी जी ने। जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस वक्त जेल में हैं और आरोप ये लग रहा है सत्तारूढ़ पार्टी पर कि सत्ता का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग प्रचार में ना उतर पाएँ, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। मसलन अरविंद केजरीवाल हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो मंत्री हुआ करते थे मनीष सिसोदिया वो जेल में हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में कानून का राज है। अगर कोई जाति करेगा तो उसको बख्शा दे, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और उसको लगता है कि उसके खिलाफ गलत कार्रवाई, तो उसके लिए अदालतें हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी तो उसका मतलब है क्या? मतलब है हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है? केजरीवाल जी सिर्फ सत्ता के लिए करना चाहते हैं। आज हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आप पार्टी के नेताओं को। अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर और टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जो ईवीएम का जो मसला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। देखिए, ऐसा है, आज उन लोगों को बड़ा तड़फ है जो बैलेट पेपर लूट कर बूथों को लूटा करते थे। आज उन बूथ लूटने वालों के मन में बड़ा डर है कि अब तो हम बूथ लूट नहीं सकते, तो बैलेट पेपर लूट नहीं सकते। बैलेट पेपर लूट के मोहर लगा देते थे, आज वो चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन वरना देखिए, ईवीएम जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम है। और देखिए राजपूत बताइए, ये ईवीएम कौन लेके आया? हमारी सरकार 2014 में आई जी। अगर ईवीएम से ही चुनाव जीता जाता तो उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो हमको तो कभी नहीं आने देती वो। और इतने बड़े हमको तो कभी नहीं आने देती वो, क्योंकि 2014 का चुनाव उन्हीं की सरकार ने कराया था। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो हम तो कभी नहीं जीत पाते जी। तो इसलिए ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये लोगों के दुत्कारे हुए लोग हैं, और लोगों ने दुत्कार दिया इसलिए ईवीएम पे दोष दे रहे हैं जी। अब क्योंकि चुनावी प्रचार चल रहा है और हमें पता है आपके बहुत सारे नेता भी वेट कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं, जन समूह आपका इंतज़ार कर रहा होगा, वो भी हम आपको इनके साथ में लेके चलेंगे। अभी 10 साल से आप सांसद हैं, 10 काम याद होंगे जो आपने किए? देखिए, मैं बताता हूँ, इस फरीदाबाद में एक हाईवे होता था NH2 मथुरा रोड, उसकी क्या हालत थी जब मैं स्कूल जाया करता था, और 2014 तक दगाई, कितना लंबा कार्यकाल। उसके हर चौराहे पे दाम होता था, हाईवे टूटा हुआ था, कभी मैंने जीवन में कारपेटिंग होती नहीं देता था, अंधेरे में डूबा रहता था। हमने NH2 जो NH90 है उसको जाम फ्री किया। आज फरीदाबाद से लोग मथुरा जाते हैं, आगरा जाते हैं, घंटों का सफ़र मिनटों का कर दिया है। आज जाम से फरीदाबाद को इतना सुंदर हाईवे कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा, हमने दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे का एक दूसरा हाईवे फरीदाबाद से उसको निकाल कर और उसको मिडकोला जो सोना से आ रहा वहाँ जाकर लिंक किया है। आज फरीदाबाद को दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा हाईवे से जोड़ दिया गया। आपने अपनी उपलब्धि गिनाई, लेकिन आपके कुछ जो वोटर हैं, मेरे दोस्त हैं,
वो कह रहे हैं एक नोएडा से फरीदाबाद को जोड़ना था, गुरुग्राम से फरीदाबाद को जोड़ना था, और आपने कहा था हम जोड़ देंगे। नितिन गडकरी के पास भी गए थे, वहाँ पे एक पुल बनाने की भी बात की थी, वो पुल भी नहीं बना। ये शिकायतें हैं, ये मतलब एक सांसद तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 89 में मझावली पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने उस नोएडा से कनेक्टिविटी के लिए मझावली पर पुल बनाने के लिए यमुना पर पत्थर रखा था। 2014 आ गया, कितना लंबा कार्यकाल, पत्थर का पता नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसमें। 2014 में हम नितिन गडकरी से डिपार्टमेंट में हमने इसकी घोषणा कराई। 2018 में उस पुल का काम हमने शुरू किया फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी के लिए। बीच में 2 साल कोरोना आ गया और 4 महीने जमुना में पानी आता बरसात का, उसकी वजह से लेट हुआ है, लेकिन अब लगभग बनकर तैयार है। ज़्यादा लेट नहीं हो गया? देखिए लेट, मैं उसमें मुझे स्वीकार करने में कोई नहीं, इतना लेट नहीं हुआ कि 89 से 2014 आ गया। अपने पास तो 2047 तक का टाइम है। नहीं हाँ, ये अभी अगले अब ट्रैफिक आने लगा है, रोड बन के तैयार हो गया है और अगले महीने उसका कारपेटिंग होके उस पुल की, बाकी सब रोड बन गया है, कारपेटिंग हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उसकी कारपेटिंग का काम चल रहा है जो महीने 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ये नई कनेक्टिविटी दी। एक दिल्ली बड़ोदरा से ही हमारा जेवर नज़दीक है, जेवर को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को नज़दीक, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का फ़ायदा गुड़गांव को मिला, ऐसे जेवर एयरपोर्ट का फ़ायदा आधे घंटे का सफ़र फ़ायदा हुआ, उसको भी हमने दिल्ली बड़ोदरा से जोड़ दिया है। और साथ साथ हमने ताज को भी जोड़ा है उससे, और KGP को भी जोड़ा है। एक नई कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए दी है। तीसरी मझावली वाली थी। चौथी हमने FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद, इसको भी फरीदाबाद के बड़कल चौक से सीधा अम्मा हॉस्पिटल से लालपुर से लेके हमने उसका वो पास हो गया है, उसके DPR का पैसा आ गया है, DPR बन रहा है। एक नई कनेक्टिविटी FNG में 40 साल से सुनता आ रहा था, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो कनेक्टिविटी हमने कर दी। एक बच्चों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ की, जिसमें 15,000 बच्चे हर साल हाथ में हुनर लेके निकलते हैं, वो दुधौला में हमने बनाई। उसके अलावा बताता हूँ आपको, हमने पार्क, स्टेडियम, अभी रेलवे स्टेशन देखिए आप, फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन 262 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। और वही नहीं, आप NIT का देखिए, बल्लभगढ़ का देखिए, पलवल का देखिए, उनका भी हम रीडेवलप कर रहे हैं, उनको भी सुंदरता उनकी बनाई जा रही है, जिनमें लिफ्ट होगी, एलिवेटर होगा, फूड कोर्ट होगा, वेटिंग रूम होगा, जैसे एयरपोर्ट। लेकिन कुछ जो मेट्रो हैं उसका वायदा आपने किया था पिछली बार, वो मेट्रो नहीं बनी। देखिए बिल्कुल मैंने नहीं किया, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी मेट्रो की फरीदाबाद से गुड़गांव, एक ही बात है। हाँ, हमारी कोई फर्क नहीं है, बड़े भाई हैं मेरे वो, और हमारे कहने पे की थी उन्होंने। तो उसमें क्या है कि फरीदाबाद से और गुड़गांव के बीच में कोई शहर नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो DMRC वालों ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है, वाइबल नहीं है, तो उसमें बहुत घाटा जा रहा था। अब दोबारा से उस पर चर्चा शुरू हुई है, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि जो घाटा आएगा DMRC का वो हरियाणा पे कर दे, तो उस पर चर्चा चल रही है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और नई घोषणा फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से पलवल की हमने मुख्यमंत्री जी से मेट्रो की कराई है, वो वाइबल है, उस पर काम शुरू हो गया है, उस पर DPR के लिए काम शुरू हो गया। यही नहीं, फरीदाबाद का सराय खोजा से लेके और हमारे होडल कर्मल मोड़ तक दर्जनों फाटक हैं रेलवे लाइन पर, जिनमें घंटों घंटों लोग जाम में फंसते हैं और दुर्घटना होती है। अभी हमने पीछे सबके टेंडर कर दिए हैं, सब पे काम शुरू, कुछ पे शुरू हो गया, कुछ पे हो रहा है। अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी रेलवे फाटक ऐसा नहीं होगा जिसपे ROB या RUB नहीं होगा। स्मार्ट सिटी जो है फरीदाबाद को बनना था, क्या ये स्मार्ट बन गई है? या देखिए स्मार्ट सिटी हर शहर में एक एरिया ओरिएंटेड प्रोग्राम था। आप देखेंगे अगर स्मार्ट सिटी का आप पूरा पढ़ेंगे तो कहीं 2500 हेक्टेयर, कहीं 2000 एकड़, वो हमने यहाँ पे किया। किया आप देख रहे हैं, आप जाकर देखिए, आप बड़कल सूरजकुंड रोड जाके बड़कल ये फरीदाबाद वाला रोड जाके देखिए, पहले क्या था निकाल लीजिए गूगल पे। आप ओल्ड से लेके पूरा मेट्रो का सेक्टरों के रोड देखिए, आप 21C के रोड देखिए जो उसमें आए हैं, वहाँ टॉयलेट देखिए, वहाँ पार्क देखिए, वहाँ एक पूरे शहर की निगरानी करने के लिए वो क्या होता है अपना पूरा कमांड सेंटर, 200 करोड़ की लागत से वो पूरे, कहाँ सीवर है, लाइन है, लीकेज है, कहीं पानी की लाइन, CCTV कैमरे से, तो वो सारा काम हुआ है। 10 पूछे थे काम आपने, मैं और बता सकता हूँ, ज्यादा ही बता दिए। मैं FMD हमने बनाया, पासपोर्ट ऑफिस हमने बनाया। 5 काम ऐसे बताइए
जिन 5 कामों को सुन के ये जो जनता जनार्दन आपको टेलीविज़न के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त देख रही है, कि जो आप के ज़हन में है, आपके दिमाग में है और जो आप इस जनता को दे के जाना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारा है, अभी ये अगले 1-1.5 साल में जितने प्रोजेक्ट हैं कनेक्टिविटी के, ये पूरे हो जाएंगे। हमारा रेलवे स्टेशन, सारे रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक हमारे आरओबी बन जाएंगे। अब उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो बल्लभगढ़ से अगले कार्यकाल में पलवल तक हमारी मेट्रो पहुंच जाए और फरीदाबाद से गुड़गांव हमारी मेट्रो पहुंच जाए। ये हमारा पूरा एजेंडा है, हमारा विजन है और हमारा कमिटमेंट है कि ये 2 काम हम अगले कार्यकाल में इनको पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। जी। अब जो आपके प्रतिद्वंदी हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप उनको सेवा का मौका नहीं देंगे? देखिए, ये मेरे हाथ का विषय नहीं है, ये निर्णय जनता के हाथ में है, इसका निर्णय जनता करेगी। तो मुझे कि कोई उनका कह रहे थे ये वाला सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, तो शायद गुज्जर साहब कहें कि नहीं वो बुजुर्ग हो गए हैं, मैं ही उनकी सेवा करूंगा। नहीं, देखिए, अब उनका विश्राम करने का समय था। हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, 80 साल उम्र वो हो गई है उनकी, तो 80 साल में आदमी को विश्राम का समय आता है, करना चाहिए, लेकिन वो अब नहीं करते तो उस पर हमारा बस नहीं चलता। वो उनकी मर्जी है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन 80 साल की उम्र में आदमी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है आदमी का, तो इसलिए वो आराम का समय होता है। और लेकिन नहीं करना उन्होंने आराम, तो ये इसका फैसला जनता करेगी कि जनता किसको आराम कराती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको मौका और दिया जाए, 10 साल दे दिए जनता ने, अब और आप 5 मांग रहे हैं, और अब तो 5 से भी संतोष नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2047 तक जब अपने 100 साल हो जाएंगे तब जाके देश जो है वो विकासशील देश हैं, यूरोप हैं, अमेरिका हैं, उनके बराबर पटरी पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो 5 साल आपको क्यों दें? देखिए, चलिए मेरे साथ, आप देखिए, हम इसलिए मांग रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ पटरी पे लाए हैं कोरोना के बावजूद, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को 11वीं से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। अभी उनकी गारंटी है कि अगले कार्यकाल में मैं भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और आज देश के लोग मोदी जी की बात पर विश्वास करते हैं, गारंटी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देश के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, विश्वास उन्होंने जीता है, इसलिए गारंटी पर भरोसा है। और दूसरा, इस देश के लोगों को एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, एक मजबूर सरकार और अस्थिर सरकार नहीं चाहिए, जिसके कारण देश फिर से घोटालों के युग में चला जाए, फिर अराजकता का माहौल हो जाए, फिर हमारे लूट खूट मच जाए, फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़े हों, मंत्रालयों के लिए झगड़े हों, मंत्रालय हड़पें, घोटाले करें, जेल जाएं, बेल पे आएं। उस दौर में अब देश का मतदाता बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको मजबूत और सक्षम नेतृत्व चाहिए, उनको स्थिर सरकार चाहिए, एक दल की सरकार चाहिए जो निर्णय कर सके, जो देश को आगे बढ़ा सके। जनता का साथ मिल रहा है आपको इतना ग्राउंड पे? निश्चित तौर पर देखिए, इस देश हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड पे जाके देखेंगे। आप पता कर लीजिए। नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। आप मेरे साथ चलना, आइए, और आपको लोग बताएंगे हाँ, कि हमको इस देश में आज मोदी से ज्यादा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और फिर मोदी ने इस देश में अपने लोगों की उम्मीद को जगाया नहीं, उम्मीदों को पूरा किया है, विश्वास पर खरे उतरे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को और देश की सांस्कृतिक विरासत को, दोनों को मजबूत किया है। इसलिए इस देश के हित में एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और एक स्थिर सरकार चाहिए। अस्थिर सरकार का खामियाजा इस देश के लोगों ने भुगता है, अब वो बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार नहीं है। देश के लोगों को एक मजबूत सशक्त नेतृत्व और मजबूत और टिकाऊ सरकार चाहिए, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दे सकता है। ठीक है, मोदी जी के सिपाही हमारे साथ हैं और जनता के बीच जाने वाले हैं, तो आपके साथ हम भी चलें और जनता क्या सोचती है ये इस जनता को बताएं, जो आपको देख रही हैं, जो आपके वोटर हो सकते हैं, मोदी जी के हो सकते हैं, आपके विरोधियों के भी हो सकते हैं। तो आइए एक बार इनकी सभा में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कितनी सपोर्ट मिल रही है। मैं देख पा रहा हूँ जो दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, और जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से बांटी हरियाणा में,
वो कांग्रेस की तुलना में काफ़ी पहले बांट दी। कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादा लंबा जो पीरियड है वो उम्मीदवारों को थका तो नहीं दे रहा है? देखिए, जब जिस पार्टी का केंद्र नेतृत्व सक्षम और मजबूत होता है, वहाँ टिकट वितरण में कोई दिक्कतें नहीं आती, और जहाँ निष्पक्ष फैसले होते हैं वहाँ हमेशा फैसले जल्दी होते हैं, प्रभावी होते हैं, और उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जब जब केंद्र का नेतृत्व किसी भी पार्टी का कमज़ोर होता है तो फैसले बड़ी कठिनाई से होते हैं, निष्पक्ष नहीं होते हैं, भेदभावपूर्ण होते हैं, जिनका खामियाजा उन दलों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जहाँ दल आपस में बटे हों, कई कई टुकड़े हों, टुकड़े टुकड़े गैंग हों, तो वहाँ इस तरह निर्णयों में देरी होती ही है। और जिसका जीता जागता सबूत हरियाणा में टिकटों का वितरण है और असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कहीं भी असंतोष आपको हरियाणा में देखने में नहीं मिला। तो इसलिए निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जी, आप की पार्टी में आए थे कांग्रेस से चौधरी वीरेंद्र, और 10 साल तक रहे भी, मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। अब फिर से कांग्रेस में चले गए, और जो उनके बेटे सांसद थे खुद हिसार से, वो भी कांग्रेस में चले गए, पुराने आईएएस ऑफिसर हैं। अब कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दिया। तो इस पर क्या आपका एक टिप्पणी करना बनता है? देखिए, मेरा इस मामले में टिप्पणी नहीं बनता, लेकिन इतना कहते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उसके नेतृत्व में दिया, वो तो उसको कांग्रेस में भी नहीं मिला। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह एक एक घर में 3-3 खुद को केंद्रीय मंत्री, पत्नी को विधायक, बेटे को सांसद, तो क्या कुछ नहीं दिया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मर्जी है उनकी। ये तो देखिए कब आदमी कहाँ छोड़ के चला जाएगा, ये तो उन पर निर्भर करता है। ये किसी को जंजीरें डाल के तो डाल नहीं सकते जी। आज उस समय उनको बीजेपी की नीतियाँ अच्छी लगती थी, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए थे। अब छोड़ना है तो कहते हैं मैं अपनी पुरानी विचारधारा में मेरा मन लौट आया है जी। कहीं भी रहें, टिक के रहें। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि एक दिनचर्या का एक और हिस्सा, जब छोटी सभाएं, बड़ी सभाएं, रैली, कभी बड़े स्टार प्रचारक और कभी अपने लोगों से जो दुकान करते हैं, सब्जी बेचते हैं और काम करते हैं, तो वो दिनचर्या कैसी रहती है? अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये हमें 29 सेक्टर की ये मंडी है, जिनको मोदी सरकार की समृद्धि योजना का लाभ मिला है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार किसी सरकार ने इन रेहड़ी पटरी वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए सोचा है। अब ये उन्हीं का कार्यक्रम है जी। आइए चलते हैं, देखते हैं। द मुकेश राजपूत शो में कृष्ण पाल गुर्जर की दिनचर्या क्या रहती है, 10 साल से उन्होंने जनता के लिए क्या किया और आगे क्या करने का इरादा है, ये दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ इस शो को अब विराम देते हैं। आप बने रहें सूर्य समाचार के साथ।